से बेहतर है और उम्मीद है कि उन्हें आज या कल अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है और परिवार के सदस्य अस्पताल में मौजूद हैं। भर्ती कराया गया है और पार्टी के नेताओं के अनुसार 87 वर्षीय फारूक अब्दुल्ला पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते की शुरुआत में उन्हें पेट में इन्फेक्शन की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें श्रीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला की तबीयत अब पहले से बेहतर है और उम्मीद है कि आज या कल अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है और परिवार के सदस्य मौजूद हैं। कुछ दिनों से एनसीए अध्यक्ष अस्वस्थ थे, पेट में इन्फेक्शन की शिकायत उन्हें हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है और उम्मीद है कि उन्हें आज या कल अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। ऐसा पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला की तबीयत अब पहले से बेहतर है और आज या कल में अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। तो कुछ दिनों से तबीयत खराब थी फारूक अब्दुल्ला की और पेट में इन्फेक्शन की शिकायत उन्हें हुई थी, जिसके बाद उन्हें श्रीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उनकी हालत बेहतर है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। परिवार के सदस्य भी अस्पताल में मौजूद हैं। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ दिनों से अस्वस्थ थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेट में इन्फेक्शन की शिकायत उन्हें हुई थी और फिलहाल पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला की तबीयत अब पहले से बेहतर है और उम्मीद है कि उन्हें आज या कल में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। तो फारूक अब्दुल्ला अस्पताल में एडमिट हैं, उन्हें भर्ती कराया गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में उन्हें पेट में इन्फेक्शन की शिकायत हुई थी और जिसके बाद उन्हें श्रीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला की तबीयत अब पहले से बेहतर है और आज से वैष्णो देवी यात्रा पर रोक लगाई गई है। श्री मचैल माता की यात्रा भी स्थगित की गई है और खराब मौसम की चेतावनी के बाद यात्रा स्थगित की गई है। आज से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट है, जिसके मद्देनजर ये यात्राएं स्थगित की गई हैं। तो वैष्णो देवी यात्रा और श्री मचैल माता की यात्रा स्थगित की गई है। खराब मौसम की चेतावनी के बाद ये यात्रा स्थगित की गई। आज से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट है, जिसको देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा और मचैल माता की यात्रा स्थगित की गई है। खराब मौसम की चेतावनी के बाद यात्राएं स्थगित की गई हैं और 7 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए ये यात्राएं स्थगित की गई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। श्री मचैल माता की यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा पर रोक लगाई गई है। आज से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश का यहां पर अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए ये यात्राएं स्थगित की गई हैं। खराब मौसम की चेतावनी के बाद यात्रा स्थगित की गई है। खराब मौसम को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा और श्री मचैल माता की यात्रा को स्थगित किया गया है। आज से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मद्देनजर ये यात्राएं स्थगित की गई हैं। खराब मौसम की चेतावनी के बाद ये यात्राएं स्थगित की गई हैं।
पीडीपी नेता और विधायक वहीद रहमान पर्रा ने अपनी पार्टी के प्रमुख सैयद अल्ताफ बुखारी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता के पीछे भागते हुए अल्ताफ बुखारी ने कश्मीर की दो चीजों को बर्बाद कर दिया है, इसकी राजनीति और इसके बगीचे। आरोप लगाया कि अल्ताफ बुखारी कई घोटाले में शामिल रहे हैं और उन्होंने कश्मीरी लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए धन का इस्तेमाल किया। बुखारी को केंद्र सरकार का जी हुजूर करार दिया और कहा कि बुखारी को पीडीपी के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने उमर सरकार को भी विफल करार दिया। आपको बता दें कि अपनी पार्टी के प्रमुख सैयद अल्ताफ बुखारी ने आरोप लगाया था कि पीडीपी का बीजेपी के साथ गुप्त समझौता है। सबसे पहले जानना चाहूँगा, आज अल्ताफ बुखारी साहब फिर बोल पड़े और कहीं ना कहीं उन्होंने, और ये कई और भी लोग कहते हैं कि आपका बीजेपी के साथ टाई अप है और कहीं ना कहीं आप लोग जो है 2015 में भी आपने पहले बीजेपी के खिलाफ लड़ा था चुनाव 14 में 15 में, और उसके बाद आपने उनके साथ हाथ मिलाया। अभी भी वही है कि आपका एक फिक्स्ड मैच चल रहा है, आप उनके साथ मिले हुए हो। देखिए, अल्ताफ बुखारी साहब की जो सारी सियासत है वो जम्मू कश्मीर में, अगर आप शुरू से उनकी सियासत को नज़र मारें और ख़ासकर 5 अगस्त 2019 से पहले और उनके बाद, उनका शुरू से एक ऐसा रोल रहा है जिसमें न सिर्फ पीडीपी को तोड़ने में, बिखरने में, बल्कि यहाँ की सियासत को, रियासत को जो तबाही हुई, उसमें सबसे ज़्यादा मदद बीजेपी की मरकज़ी सरकार की अल्ताफ बुखारी ने की। और न सिर्फ पीडीपी को तोड़ने में, जब महबूबा जी का एक स्टांस था, उस वक्त पार्टी को तोड़ने में करीब 30-40 लोगों को तंजीम से निकालने के, प्रेशर करके, एनआईए लगा के, एजेंसियों का इस्तेमाल करके इस शख्स ने यहाँ की सियासत को सबसे ज़्यादा कमज़ोर किया। और उसके बाद 5 अगस्त के बाद जब यहाँ के लोग महरूम थे, कमज़ोर थे, तो इस शख्स ने यहाँ पर उस वक्त पार्लियामेंट डेलीगेशन से, यूरोपियन पार्लियामेंट से लेकर हर पूरे मुल्क में डंका बजाया कि कश्मीर के लोग खुश हैं और यहाँ नॉर्मलसी है। उसके बाद तंजीमें बनी और चुन चुन के लोगों को निकाला गया, पीडीपी से उस तंजीम में डाला गया। अल्ताफ बुखारी की जो जमात बनी, वो इनका बैकग्राउंड आप देखिए, एक सेब की सनत, इनका पैसे का बैकग्राउंड देखिए, हवाला का बिजनेस, और किस तरीके में जम्मू कश्मीर में तबाही में ये शख्स फैमिली वाइज मुलविस है। और उसके बाद आज जब अचानक से राज्यसभा इलेक्शन होते हैं या असम्बली इलेक्शन होंगे या पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे, उस वक्त में ये सियासत नहीं बल्कि दुकानदारी करने आते हैं। लेकिन ये इल्ज़ाम तराशी करना और ये जान के भी कि वाहिद एक ऐसी आवाज़ जो पूरे कश्मीर की इस वक्त बात करती है वो महबूबा जी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं जो पूरी जंग लड़ रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं हर मुद्दे पे। इस शख्स को नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुश करना उनका एजेंडा है। इलेक्शन में भी इनकी अंडरस्टैंडिंग की पीडीपी को कैसे मजबूत किया जाए, और बीजेपी के साथ भी जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है वो इसी चीज़ पे थी कि 5 अगस्त का फैसला जब हुआ, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस उस वक्त भी पीडीपी इनके लिए थी। एक पैकेज की बहुत ज़रूरत है, क्या लगता है आपको कि जल्द से जल्द होना चाहिए? वो कश्मीर में तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, स्ट्रेस है फाइनेंशियली। लोग तो चाहते हैं कि हॉर्टिकल्चर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो हमारी सबसे बड़ी सनत है। उसके बाद फ्लड्स की वजह से नुकसान हुआ है, पैडी क्रॉप्स के साथ साथ काफ़ी लोगों को मकान गए हैं। तो उनको रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट तो मिलना चाहिए जेन्युइनली। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पीडीपी के वरिष्ठ नेता यासिर रेसी ने सोनावारी के मदवान में समारोह आयोजित किया, जहां कई नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के कार्यकर्ता पीडीपी में शामिल हुए। रेसी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर 30 सालों से विकास न करने का आरोप लगाया और कहा कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवारवाद में उलझी हुई है, जबकि पीडीपी समावेशी विकास और जनता की शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले 2014 में भी अच्छे वर्कर थे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हम फिर कुछ हालात ऐसे हो गए यहाँ पर आन पहुँच नहीं पाए। लेकिन ये अपनी पार्टी के जो यहाँ का यूनिट है हल्का प्रेसिडेंट समेत सारे पार्टी ने आज ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर करीब करीब अपनी पार्टी ने 300-350 वोट लिए थे, तो उन्होंने सारी पार्टी ने आज, मैक्सिमम पार्टी ने आज हमारे साथ, हमने सोचा कि ज्वाइन क्या किया, हमने इनके साथ ज्वाइन किया, इन्होंने हमारे साथ इकट्ठे चलने का फैसला किया कि हम यहाँ की तरक्की, कश्मीर की इज्जत और बका के लिए हम इकट्ठे हो जाएंगे। यही मुद्दा मकसद। 30 साल एक एमएलए रहा है, 30 साल तक उन्होंने पार्लियामेंट मेंबर रहा है जो स्कीमें बेच सकता था, अभी पीने का साफ पानी देने में वो नाकाम रहे।
हॉस्टल बनाने में नाकाम, बुनियादी सहूलियतें जो थी सोनावारी की वो देने में नाकाम रहा है, क्योंकि वो भी उन्होंने भी क्या किया, वही घर की सियासत, पहले खुद फिर बेटा, जो वहाँ पर आज तक एक भी काबिल उनको इसके लिए नहीं मिल रहा। वो कि मैंने सुना डीडीसी भी घर से ही बना रहे हैं। तो इसलिए मुझे यही है कि ये लोगों की बदकिस्मती है। उसने परसों और बहुत अच्छी बात यह है कि एमएलए ने कहा क्या ये लोगों ने चुन रहे हैं, हमें थोड़ी किया गलती है। उसकी बात सही है, लोग चुन रहे हैं उनको, लेकिन मुझे लग रहा है लोगों ने मन बनाया है उनको जवाब देने का। सीएम एडवाइजर नासिर सोगामी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बयान देते हुए कहा कि अब तक कोई बैठक नहीं हुई है और आगे की रणनीति हाईकमान की बैठक के बाद तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर से किए गए वादे अभी तक अधूरे हैं। सोगामी ने यह भी कहा कि जिन नेताओं को कभी सुपरस्टार की तरह पेश किया गया, आज उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं तो कोई बैठक हुई नहीं। हमारी पार्टी की भी हाईकमांड बैठेगी, उसके बाद जो फैसला होगा किस तरह से इलेक्शन लड़ना होगा, किनको लड़ाना होगा, वो जब होगा तो आपको बताएंगे। लद्दाख बड़ी बदकिस्मती की बात है, होना नहीं चाहिए था। लद्दाख का खित्ता हमारे लिए इतना अहम है और सबसे ज्यादा देशभक्त अगर कोई रहा है हमारा रीजन, वो लद्दाख रहा है। उनके साथ इस तरह का बिहेवियर करना गलत बात है। उनसे जो वादे किए गए थे यहाँ तो करने नहीं चाहिए थे, यहाँ पूरे करने चाहिए थे। इसी तरह जम्मू कश्मीर से भी वादे किए गए थे कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा, वो भी नहीं हो रहा है। और ये वादे आइन की सबसे बड़ी अदालत में हुआ है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, चाहे पार्लियामेंट की बात करें। इससे ज्यादा तो हमारे पास कोई फोरम नहीं है। हम उम्मीद करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोच के इन चीजों पे आगे चलना चाहिए। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल से खाली पड़ी 4 राज्यसभा सीटों पर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा ना होने की वजह से 2021 में ये चुनाव नहीं हो सके थे, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव की संभावना नजर आ रही है, वैसे वैसे हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। कौन कितनी सीट जीतेगा और किन के समीकरण बदलेंगे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और राज्यसभा चुनाव इन्हीं विधायकों के वोट से होता है। यहाँ 4 राज्यसभा सीटें हैं जिनका कार्यकाल 2021 में समाप्त हो गया था। विधानसभा न होने की वजह से चुनाव नहीं हो सका। अब विधानसभा की बहाली के बाद राज्यसभा चुनाव का गणित भी सामने आ रहा है। इस चुनाव का समीकरण दिलचस्प है। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 20 वोट चाहिए होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 सीटें हैं, बीजेपी के पास 28, कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं, पीडीपी के पास 3 और सीपीएम, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी के पास एक सीट है, जबकि 7 विधायक निर्दलीय हैं। ऐसे में मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि गठबंधनों और जोड़ तोड़ का भी है। बीजेपी भी पूरी तैयारी में है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की बड़ी पार्टी है और उनकी कोशिश रहेगी कि राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास 28 विधायक हैं और निर्दलियों का भी बड़ा नंबर है। रणनीति बनाई जाएगी और जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। भारतीय जनता पार्टी चूंकि जम्मू कश्मीर में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है और सत्तारूढ़ गठबंधन जो इस समय जिनकी सरकार है वो भी कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट्स उनका बहुत अहम सिग्निफिकेंट रोल होगा। 4 राज्यसभा की सीटों को लेकर बीजेपी ने आज अपने सीनियर साथियों के साथ हमने
डिस्कशन की है। यकीनन हर पार्टी चाहेगी कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट जीत के आए। बीजेपी के 28 एमएलएज हैं और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स भी हैं, इसलिए कोशिश तो करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राज्यसभा चुनावों में भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। उधर कांग्रेस का रुख अभी साफ नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि अभी तक सारी बातें महज अटकलों पर आधारित है और कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। उनका कहना है कि इस पर आगे चलकर पार्टी उच्च स्तरीय चर्चा करेगी। हमारा तो जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, वी हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिंग फलस्तीन का कॉज जो है। कांग्रेस पार्टी, ये मिसेज इंदिरा गांधी नहीं, शी वाज द पर्सन हु चैंपियन द फलस्तीन कॉज, और उस कॉज को हम आगे चलाने के वास्ते अभी भी कांग्रेस पार्टी बदस्तूर खड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी राज्यसभा चुनाव के लिए सक्रिय है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता का कहना है कि एनसी और कांग्रेस मिलकर 3 सीटें जीत सकते हैं। उनका दावा है कि गठबंधन मजबूत है और अगर यही स्थिति बनी रही तो बडगाम और नगरोटा की खाली विधानसभा सीटें भी उनके खाते में जाएंगी। हम तो 3 की जो कह रहे हैं आप, 3 सीटें, 3 तो जीतेगी और चौथी की भी पूरी कोशिश होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल संजीदगी के साथ, कोई भी इलेक्शन मैंने कहा ना संजीदगी के साथ लड़ती है और हम ये इलेक्शन भी लोकसभा का, राज्यसभा का संजीदगी के साथ ही जीतेंगे। अब मैं बाईपोल्स पर आता हूं, क्योंकि ये जो बाईपोल्स हैं, मैं नगरोटा की बात करता हूं। नगरोटा की जो बाईपोल इलेक्शंस हैं वो आपके लिए कितना मायने रखता है और क्या आप उसमें एक दमदार इलेक्शन जो कैंडिडेट उठाएंगे? बिल्कुल, पिछली बार भी यहाँ दूसरे नंबर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस आई थी और हालांकि कांग्रेस ने भी वहां इलेक्शन लड़ा था। कांग्रेस को कोई 5,900 के करीब वोट पड़े थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 17,000 के करीब वोट लिया है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से संजीदगी के साथ इलेक्शन लड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये सीट आपकी बार जीतेंगे। यानी जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव महज औपचारिकता नहीं बल्कि राजनीतिक शतरंज का बड़ा खेल है। बीजेपी जहां निर्दलियों को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की ताकत दिखाना चाहते हैं। नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन इन 4 सीटों पर होने वाला ये चुनाव आने वाले विधानसभा चुनावों का रास्ता तय करने वाला भी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लद्दाख में बढ़ते विवादों के बीच केडीए सदस्य सजाद करगिली ने ले हिंसा की जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है। वहीं सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संदीप पांडे ने सोनम वांगचुक पर लगे आरोपों को निराधार बताया है और उनकी तुरंत रिहाई की मांग की है। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने संसद में लद्दाख के मुद्दों को उठाने का संकल्प लिया है। उन्होंने सोनम वांगचुक और अन्य की रिहाई का भी समर्थन किया है। एक इंक्वायरी की जांच का ऑर्डर हुआ है। क्या ये इंक्वायरी आप मानते हैं कि अब आपकी मांग पूरी हो गई और बातचीत जो है रास्ते पर लौट आएगी? नहीं, ये हमारे साथ खेला नहीं जाना चाहिए। लद्दाख के लोग जानते हैं चीज़ों को। ये मजिस्ट्रियल जो इंक्वायरी हुई है, हम इसको सिरे से निकालते हैं। हम इम्पार्शियल जुडिशियल प्रोब की मांग कर रहे हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए जुडिशियल और उससे सच्चाई सामने आना चाहिए। उन्होंने किया क्या है ये आप बताइए। उन्होंने कौन सा अपराध किया है? वो सिर्फ एक शांतिपूर्ण अनशन पे बैठे थे और पहला अनशन नहीं था, 5वां अनशन था और सरकार की उनके साथ बातचीत पहले हुई है। तो एक बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, उसके बीच में एक हिंसा की घटना होती है। भाई जो उसके लिए जिम्मेदार हैं आप उनको अरेस्ट कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कि जो गोली चली है उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी, क्योंकि लोगों के सिर में और सीने में गोली लगी। तो ये जो हुआ है इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की हम लोग मांग कर रहे हैं। और सोनम वांगचुक ने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सिर्फ जेल में ही डालना नहीं, उनकी ज़मीन का लीज उसको ख़त्म करना, FCRA लाइसेंस रद्द करना, ED और CBI से छापे डलवाना, ये सब जो है द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। इसकी हम लोग निंदा करते हैं और हम लोग कहते हैं कि उनको आप तुरंत रिहा कीजिए
क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। हम सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं वहाँ पर जिस तरीके से बेरहमी भारत सरकार द्वारा हो रही है। वहाँ के लोग सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी जायज़ डिमांड इस सरकार के सामने रख रहे हैं। उसको पूरा करने के बजाय जिस तरीके से वहाँ पर गैर संवैधानिक तरीके से 4 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें से एक हमारे पुराने सोल्जर थे और सोनम वांगचुक जी, जो जिन्होंने इस सरकार की बहुत तारीफ करी थी जब आर्टिकल 370 हटा था, उनके साथ आज क्योंकि वो अपने लोगों की डिमांड रख रहे हैं तो उन पर NSA लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया। ये बेहद गैर संवैधानिक है और हमारी पूरी हमदर्दी लद्दाख के लोगों के साथ है। वहीं लेह हिंसा को लेकर मुख्य सचिव डॉक्टर पवन कोतवाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। We are confident that investigation would definitely establish that certain leaders worked in a negative and destructive manner and played with the future of Ladakh. Government has been actively engaged with the Ladakh leaders for talks. It was also agreed that even before the formal meeting of the HPC, which was scheduled for 6th October, नवरात्र खत्म हो गया है लेकिन गरबा और डांडिया का उत्सव जारी है। शनिवार को दिल्ली के बासेरा पार्क में गरबा डांडिया की धूम रही, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता डांडिया खेलते दिखी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और उनकी पत्नी संगीता सक्सेना ने गरबा डांडिया उत्सव का आयोजन किया था, जहां दिल्ली की CM रेखा गुप्ता भी पहुंची थी। उपराज्यपाल की पत्नी संगीता सक्सेना आयोजन में पहुंची महिलाओं और लड़कियों के साथ डांडिया खेल रही थी, जिन्हें देखकर CM रेखा गुप्ता भी खुद को रोक नहीं पाई और डांडिया के साथ संगीता सक्सेना का खूब साथ दिया। मां शक्ति की आराधना के तौर पर होने वाला गुजरात का पारंपरिक नृत्य गरबा अब पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है और दिल्ली में आयोजित इस गरबा उत्सव की खास बात ये रही कि जिस बासेरा पार्क में ये आयोजन हुआ उसे उपराज्यपाल विनय सक्सेना की पहल पर 2 साल पहले कंक्रीट के मलबे की जगह शहर के सबसे सुंदर पार्क में तब्दील किया गया। दिल्ली के बासेरा पार्क में गरबा डांडिया की धूम रही और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता डांडिया खेलती